efficient classes. Your buddy to make audit easy. So we have started with our essay 240. essay 240 में भी हम बेसिकली अपने बैक टॉपिक्स देख रहे थे, जिससे कि आमतौर पे आपके क्या बनते हैं, केस स्टडीज बनता है। बैक टॉपिक्स में हमने जर्नल एंट्रीज के बारे में देखा था। देन उसके बाद किसके बारे में देखा था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जर्नल एंट्री के ही बारे में देखा था मैम हमने बस। हालांकि 3 पार्ट किए थे हमने कल। तो ठीक है। आज के लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेके रिस्क असेसमेंट ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू द रिस्क अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉड। उसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट से जो भी मेरे पास असेसमेंट आया, एस्टिमेट्स का जो मैंने फाइंडिंग्स, जो ऑब्जर्वेशन निकाली थी कि ये मेरा फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकता है, तो वहाँ पे मुझे क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लेने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की। एज यूजुअल हम पहले अपने नोट से जाएंगे एंड देन उसके बाद हम रीड करेंगे अपना बेयर एसे। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। Financial statement contains many estimate not exact number. Financial statement as you all know कि अपने पास बहुत सारे फिगर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एग्जैक्ट फिगर नहीं लिख सकते, एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं लिख सकते हैं। हमें वहाँ पे एस्टिमेट बेसिस पे चलना ही पड़ता है, जजमेंट लगानी ही पड़ती है। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स के लिए वारंटी प्रोविजन, जब हम सेल्स करते हैं, आफ्टर सेल्स सर्विसेज में कोई ब्रेकेज, कोई डैमेज, कोई सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आ जाती है, वो सर्विसेज मुझे देना पड़ता है, तो वारंटी प्रोविजंस बनते हैं मेरे पास। देन डेप्रिसिएशन भी क्या है, डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन कैसे अपना एस्टिमेट है, देखो बेसिकली डेप्रिसिएशन क्यों अपने पास एस्टिमेट्स में माना जाता है, लेट्स डिस्कस दिस, राइट। तो बेसिकली थोड़ा मैं ना तुम्हें डिटेल में पढ़ाती हूँ तो सही लगता है ना, डिटेल में पढ़ाना इज गुड ना, तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है इससे, और एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हैं हम। देन उसके बाद जैसे ही अपने एसेस कवर हो जाएंगे वी विल बी हैविंग अ लुक एट द क्वेश्चंस, क्योंकि मेनली आपको आंसर तो क्वेश्चन ही करके आने हैं, वहाँ पे एक्सेल चला के नहीं दिखाना। बट यस, जिस चीज़ पे हम डिस्कशन ज़्यादा करते हैं वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक क्या रहती है, याद रहती है। तो बेसिकली वट वी आर टॉकिंग, हाउ, why we say depreciation depreciation as the accounting estimate। बेसिकली मेन बात ये है कि अब डेप्रिसिएशन निकालते हुए हमें क्या क्या इनपुट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो मुझे चाहिए रहती है कॉस्ट, कॉस्ट के बाद मेरी आती है यूजफुल लाइफ। अगर इफ आई टॉक अबाउट एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन सा वाला मेथड, एसएलएम, कॉस्ट चाहिए, यूजफुल लाइफ चाहिए, स्क्रैप वैल्यू चाहिए। स्क्रैप वैल्यू यानी कि इन फ्यूचर इफ आई गो टू सेल दिस मशीनरी और वट एवर द एसेट आई हैव, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो ये चीज हमें चाहिए रहता है, राइट। फॉर्मूला भी क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय दी लाइफ, यूजफुल लाइफ, तो वो मेरा पर ईयर का ईयर ऑन ईयर डेप्रिसिएशन आ जाता है। अब यहाँ पे एस्टिमेट कहाँ लगते हैं, देखो जो कॉस्ट है वो तो परचेज इनवॉइस के अकॉर्डिंग ही होगा, तो इसमें तो कोई एस्टिमेट नहीं लग सकता, ठीक। फिर यूजफुल लाइफ, इसमें एस्टिमेट लगेगा, यस इसमें एस्टिमेट लगेगा। तो इसी वजह से तो इसमें हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है ना कि मेरी जो एसेट है उसका जो लाइफ है वो 5 ईयर है या 10 ईयर्स है या 15 ईयर्स है। अब ये जो ईयर है इसको चेंज करने भर से ही मेरा ईयर ऑन ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम लेकिन शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट में हमें कुछ एसेट्स की तो लाइफ भी डिफाइन की ही हुई है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई कस्टमाइज्ड मशीनरी बनवाई हो मैनेजमेंट ने, तो वहाँ पे उसका यूजफुल लाइफ ऑफ दैट कस्टमाइज्ड एसेट हमें एक्सपर्ट से डिस्कस करा के तब लेना पड़ेगा, तो वो भी क्या है, एस्टिमेट ही है। एंड स्क्रैप वैल्यू कि आगे जाके हम इसको बेचेंगे वो भी कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता है, ठीक है, स्टिल बट हम इसको ले लेते हैं। बट मेन जो हमारा एस्टिमेट का खेल है जहाँ पे मेरी जजमेंट लगने वाली है वो कहाँ पे लगेगी, यूजफुल लाइफ में लगेगी। दैट्स वाई वी अज्यूम कि जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, एस्टिमेट है। तो यहाँ पे मेरे पास ये लाइफ भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, राइट। उसके बाद फेयर वैल्यूएशन,
फेयर वैल्यूएशन मतलब कि अब आपको पता ही है सीए फाइनल वाले बच्चे कि इंडेक्स जो है फेयर वैल्यू फ्रेमवर्क पे चलते हैं, राइट? तो एफएमवी इज काइंड ऑफ कि अगर मैं आज जा रही हूँ बाजार से कुछ खरीदने या फिर बाजार में कुछ पे करने, यानी कि आज अगर मेरे को लाइबिलिटी अपनी पे ऑफ करनी है तो कितने में वो होगी, कितना मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। और आज अगर मेरे को कोई चीज बेचनी है तो उसका मुझे कितना पैसा मिलेगा, दिस इज कॉल्ड यानी इनफ्लो ऑफ कैश एट दैट टाइम। तो वो क्या होती है, मेरी फेयर वैल्यू होती है। तो सिंस दीज डिपेंड ऑन द जजमेंट, मैनेजमेंट कैन मैनिपुलेट देम इजीली। जहाँ पे जजमेंट लगेगी मैनेजमेंट उसको मैनिपुलेट कर सकती है। किस तरीके से? बैक स्टोरी प्लॉट करके। क्या कर सकती है वो? बैक स्टोरी प्लॉट कर सकती है जो कि लॉजिकल भी लगेगी, बट ऑडिटर को उनकी बातों में नहीं आने का, बिल्कुल नहीं आने का, उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाने का, राइट? तो जजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट ही एक ऐसा चीज है जहाँ पे मैनेजमेंट की जजमेंट लगेगी ही लगेगी। ऑडिटर कांट इवन चैलेंज द मैनेजमेंट जजमेंट विदाउट द सॉलिड क्वालिटी एविडेंसेस, राइट? तो फ्रॉड इन एस्टिमेट्स क्या होंगे मेरे पास? बेसिकली फ्रॉड इन एस्टिमेट क्या रहेंगे? बायस इन द अजम्पशन टू मैनिपुलेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए हम कुछ फेवरेबल अजम्पशंस के पास जाएंगे और जो नेगेटिव अजम्पशंस रहेगी, ऐसे अजम्पशंस जिससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वहां पे हम ज्यादा जाएंगे ही नहीं। तो हाउ फ्रॉड हैपेंस इन एस्टिमेट? फ्रॉड कैसे होता है एस्टिमेट में? या तो हम एस्टिमेट को क्या कर सकते हैं, ओवरस्टेट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, अंडरस्टेट कर सकते हैं। या तो एस्टिमेट को हम ओवरस्टेट करने वाले हैं या फिर एस्टिमेट को हम क्या करने वाले हैं, अंडरस्टेट करने वाले हैं। तो केसेस हम देखते हैं। प्रॉफिट को इन्फ्लेशन करने वाला केस अपना फर्स्ट केस है, जैसे कि एक्चुअल बैड डेट एक्सपेक्टेड थे कितने, 50 lakhs के, बट मैनेजमेंट ने कितना शो किया, ओनली 20 lakhs का किया। यानी कि जो मेरा एस्टिमेट था प्रोविजन का, उसको क्या कर दिया उसने, मैनेजमेंट शोज 20। ये ओवर स्टेट नहीं आएगा, अंडर स्टेट आएगा, अंडर स्टेट आएगा, ठीक है? जब मैं वैसे ये वाले नोट्स तो मैं पीजी पे शेयर ही नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे अंडर स्टेट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? प्रॉफिट को, नहीं ठीक ही तो है, मैंने प्रॉफिट लिखा है ना, एस्टिमेट थोड़ी लिखा है। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई, ठीक है? तो प्रॉफिट कैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओवरस्टेट। कैसे ओवरस्टेट होगा? देखो एक्चुअल जो बैड डेट हुए थे मेरे 50 लाख के थे, बट मैंने शो कितना किया, 20 लाख किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 लाख का जो एक्सपेंस है वो मैंने कम बुक किया, और एक्सपेंस 30 लाख का कम बुक किया है तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, ओवरस्टेट हो जाएगा बाय 30 lakhs। अब आया समझ प्रॉफिट इन्फ्लेशन किस तरीके से किया? यानी कि मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंस को अंडरस्टेट कर दिया और प्रॉफिट को क्या कर दिया, ओवरस्टेट। यानी कि एस्टिमेट्स मैंने क्या करे, अंडरस्टेट। उसके बाद है प्रॉफिट स्मूथिंग। अब प्रॉफिट स्मूथिंग क्या होती है? एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट एंड ओवरस्टेट करने से हम प्रॉफिट किस तरीके से बदल सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, उसको सस्टेन कर सकते हैं। मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, सस्टेन। तो गोल क्या है, टू शो द स्टेबल प्रॉफिट एवरी ईयर। हर एक साल हमें क्या दिखाना है, स्टेबल प्रॉफिट दिखाना है। स्टेबल इन द सेंस कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमको नहीं रखने का। तो ईयर 2024 में क्या हुआ था, एक्चुअल प्रॉफिट मेरा था 1 CR का, बट 1 CR मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहती थी कि इनकम टैक्स वाले मेरा गला पकड़ लेंगे। तो मैंने क्या किया, 20 लाख का कहीं ना कहीं एस्टिमेट्स को ज्यादा अप कर दिया, एस्टिमेट्स बढ़ा दिए मैंने, जिसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ा। एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट मेरा कितना गिर गया, 20 लाख से। तो मैनेजमेंट ने अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट रिपोर्ट किया, 80 lakhs का किया, ठीक है? अब एक बैड ईयर आया, टू 2024 जो है गोल्डन ईयर था, राइट? फिर 25 बैड ईयर आया, और एक्चुअली सही बताऊं तो जो 2025 है ना, आज तक के इतिहास में मेरा सबसे गोल्डन ईयर रहा है, सबसे गोल्डन ईयर 2025। अब आप समझ ही गए होंगे क्यों, एक सीए के लिए क्यों ही होगा, क्योंकि ये मेरा रिजल्ट ईयर था। हाँ, बट यहाँ पे मैं ना अपना सीए डे नहीं बना पाई, क्योंकि रिजल्ट जो है ना वो 6 जुलाई को आया था, और सीए डे जो है वो 1 जुलाई का था। एंड आई विल बी सेलिब्रेटिंग 1 जुलाई ऑफ 2026 एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, अपने काम पे फोकस करते हैं। तो 2024 बैड ईयर था, 1 CR, सॉरी 2024 जो है वो मेरा गोल्डन ईयर था मैनेजमेंट के लिए। 1 CR का उसको प्रॉफिट हुआ था, बट क्योंकि टैक्स अथॉरिटी उसका गला पकड़ लेती, तो इसलिए उसने क्या किया, उसको 20 लाख से गिरा दिया, एक्सपेंसेस को ज्यादा बढ़ा के 80 lakhs का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। अब 2025 में क्या हुआ, उसका जो प्रॉफिट है एक्चुअल 60 लाख हुआ।
तो वहां पे अब वो क्या करेगी, प्रोविजंस को, एस्टिमेट्स को क्या कर देगी, रिवर्स कर देगी। क्या कर देगी, रिवर्स कर देगी। बोलेगी कि कलेक्टिबिलिटी बढ़ गई है, मेरे पास पैसे आ गए हैं, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो इसलिए प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, 90 लाख का हो गया। राइट। मैंने क्या किया, प्रोविजंस को 30 लाख से रिवर्स कर दिया। 30 लाख से रिवर्स करने का मतलब है कि 30 लाख से एक्सपेंस जो है मैंने घटा दिए, और जैसे ही एक्सपेंस घटाए तो मेरा 90 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो स्टेबलाइजेशन आ गई। ठीक है, सेम अमाउंट नहीं है और सेम हो भी नहीं सकता। सेम हुआ तो ऑडिटर तभी की तभी पहचान लेगा कुछ तो गड़बड़ किया है, गया कुछ तो दाल में काला है। तो 80 लैक्स का उसने क्या कर दिया, 90 लैक्स बना दिया। यानी कि ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो अपनी गुड पिक्चर्स दिखा रही है, बोल रही है हमारा प्रॉफिट स्मूथ चलता है, बट उसके पीछे की कहानी तो कुछ और ही है, जो कि ऑडिटर को बाय अप्लाइंग द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पता लगानी है। उसके बाद है अपना केस 3, वारंटी प्रोविजन। कितना चाहिए था, 10 लाख का, और मैनेजमेंट ने क्रिएट कितना किया, 25, यानी कि ओवर स्टेट कर दिया। वारंटी प्रोविजन क्या हो गया, ओवर स्टेट कर दिया, यानी 15 लाख से ज्यादा कर दिया, तो प्रॉफिट इससे क्या होगा, कम होएगा। कितना, 15 लाख से क्या होएगा, प्रॉफिट यहाँ पे कम होगा 15 लाख से। देन उसके बाद मेरे पास आ जाता है रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू मैंने आपको समझाया भी था, इसके बारे में हम बात करते हैं। ऑडिटर चेक्स पास्ट एस्टिमेट्स, पिछले एस्टिमेट्स को देखता है और एक्चुअल आउटकम्स देखता है। यानी पिछले एस्टिमेट्स हमने कुछ बनाए होंगे और एट द रिपोर्टिंग डेट हमको एक्चुअल एक्सपेंस भी पता चल ही जाता है कि कितना आएगा। राइट। तो यहाँ पे उसने पास्ट ट्रेंड को देखा, पास्ट ट्रेंड को देखते हुए उसने देखा कि क्या एक्चुअल में मैनेजमेंट इतनी कैपेबल थी कि वो 5-10% के डेविएशन पे अपना प्रोविजन एस्टिमेट सब अच्छे से कैलकुलेट करी थी। वो चीजें देख रही है। ठीक है। तो 2024 में एस्टिमेट कितना बनाया था, 20 लाख का बनाया था, बट एक्चुअल कितना आ गया, रिपोर्टिंग डेट पे हमें पता चला कि 35 का बनना चाहिए था। 25 में आके हमने दोबारा से 25 लाख का बनाया, बट एक्चुअल रिपोर्टिंग डेट पे मुझे क्या पता चला, 31 मार्च तक अकाउंट फाइनलाइज करते हुए कि जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो 40 लाख हो गया। तो आमतौर पे मैं यहाँ पे क्या एनालाइज कर पा रही हूँ कि जो ऑडिटर है वो ये देख पा रहे हैं कि जनरली जो मैनेजमेंट है वो प्रोविजन को अंडर स्टेट करती है, कम बुक करती है, एस्टिमेट्स को कम बुक करती है और एक्चुअल खर्चा ज्यादा आता है। तो इस बार 2026 में भी ये पॉसिबिलिटी है कि मैनेजमेंट ने कम ही खर्चा बुक कर रखा होगा एज प्रोविजन, बट एक्चुअल तो ज्यादा आता है। तो मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली अंडरस्टेटिंग द एक्सपेंसेस। रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू किया उसने, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू में भी पास्ट एस्टिमेट्स को देखा और एक्चुअल आउटकम क्या थे वो देखे, उसको कंपेयर किया है। तो पास्ट एस्टिमेट कम है और एक्चुअली खर्चा ज्यादा आता था। तो ये चीज हमने नोट कर ली। तो ऑडिटर्स प्रैक्टिकल रेस्पॉन्स क्या रहेगा, कंपेयर करंट एस्टिमेट्स वर्सेस पास्ट ट्रेंड। करंट एस्टिमेट को देखो और पास्ट ट्रेंड को चेक करो। फिर चेक करो कि बेसिस ऑफ अजम्पशन एंड इंडस्ट्री डेटा क्या क्या अजम्पशंस ली गई थी, और करंटली इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस क्या है वो हमें देखना है। फिर उसके बाद परफॉर्म रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस, अगेन यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने एनपीवी के बहुत सारे इनपुट्स देखे होंगे, एंड उसमें हम ये देखते हैं कि जरा सा किसी चीज को हिला दिया, किसी भी इनपुट को हिला दिया, जैसे कि एनपीवी निकालते हुए हमें डिस्काउंटिंग रेट चाहिए होता है, कैश फ्लो को हमने एडवर्सली इफेक्ट कर दिया, या कुछ भी ऐसा सेंसिटिविटी एनालिसिस किया, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है उसको घटा दिया या बढ़ा दिया, वो सब करके देखना होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऑडिटर क्या देखेगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस करेगा कि अगर जरा सा भी मैंने एस्टिमेट्स को इधर उधर किया तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और मैनेजमेंट ने ऐसा किया क्यों हो सकता है। तो ये सारी चीजें वो क्या करेगा, बैठ के एनालाइज करेगा। तो यही थे अपना बेसिक चीज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेके। तो इस चीज को अब हम क्या करते हैं, बेयर टैक्स से पढ़ते हैं एज यूजुअल। In preparing financial statement, management is responsible for making a number of judgments and assumptions that affect significant accounting estimates, and for monitoring the reasonableness of such estimates on an ongoing basis. Fraudulent financial reporting is often accomplished through the intentional misstatement of the accounting estimate. आपने जानबूझ के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के साथ छेड़खानी की है। This may be achieved by, for example, understating or overstating all provisions or reserves
इन द सेम फैशन सो एज टू डिजाइन ईदर टू स्मूथ द अर्निंग, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये स्मूथ कर दिया प्रॉफिट को, यहाँ पे प्रॉफिट को स्मूथ कर दिया, स्टेबल कर दिया, और smooth the earning over the two or more accounting periods, or to achieve a designated earning level in order to deceive financial statement user, या फिर designated earnings यानी कि इन्वेस्टर को 1 CR का प्रॉफिट दिखना चाहिए। अब उसके लिए 1 CR मेरा हो नहीं रहा था, मैंने एस्टिमेट्स को क्या कर दिया, अंडरस्टेट कर दिया, कम बुक किया, जिससे कि प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। देयर परसेप्शन एज टू एंटिटीज परफॉर्मेंस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। इस पैराग्राफ में आई थिंक कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने समझाया ना, वो सारा एग्जाम्पल आपको लेके दिखाया है। देन उसके बाद है द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट जजमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू, अगेन रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू के लिए हम ये वाला एग्जाम्पल को यूज करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू में जो मैंने आपको टाइम लगा के समझाया है, पास्ट एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल आउटकम्स ऑफ द पास्ट ईयर्स को क्या करने वाले हैं, हम कंपेयर करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, एंड देन उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालेंगे कि जो करंट ईयर की ऑडिट है यानी 2026 की, उसमें हमें क्या करना है। The purpose of performing a retrospective review of management judgment and assumption related to the significant accounting estimates related in the financial statement of the prior year is to determine whether there is an indication of possible bias on the part of the management। क्या यहाँ पे possible biasness का indication है? जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि management consistently क्या कर रही है, expenses को understate कर रही है, right? It is not intended to call into the question auditor's professional judgment made in prior years that were based on the information available at that time। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जब ऑडिटर ने पिछली बार ऑडिट किया होगा तो वहां पर ऑडिटर की अजम्पशंस गलत थी। हो सकता है उस टाइम पे उन्होंने, मैनेजमेंट ने डेटा ही मैनिपुलेटेड दिया था, या फिर उस टाइम पे जो डेटा दिया था वो क्या था, ट्रू एंड फेयर था, जिसकी वजह से उस टाइम वो कंक्लूजन निकला था। बट अगर मैं आज के सिनेरियो में देखूँ तो वो डेटा रेलिवेंट नहीं रह जाएगा। यही चीज यहाँ पे आपको इस लाइन में बोली गई है। तो आई थिंक आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का फंडा यहाँ पे क्या आ गया होगा, समझ आ गया होगा। बेसिकली अपना टॉपिक क्या चल रहा था, लेट मी रिमाइंड यू वन। Audit procedures responsive to assess risk of material misstatement due to fraud at assertion level। assertion level पे हम देख रहे थे, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर जर्नल एंट्रीज का हमने देखा था, राइट। जर्नल एंट्रीज के बाद आज हम क्या देख रहे हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स देख रहे हैं। ये देखना ज़रूरी है। आप बोलोगे कि मतलब एक-एक पेज क्यों आप बीआरएसए का पढ़ा रहे हो? ये ज़रूरी है क्योंकि केस स्टडी में आपके चिपकाने के काम आएँगे, राइट? आंसर में बहुत यूज़फुल रहेंगे। आपको जब दुनिया जहान की नॉलेज होगी ऑडिट की, तो तभी तो आप कुछ लिख पाओगे। आपने पढ़ा ही 4 पॉइंट है, याद 3 रहेंगे, पेपर में 2 लिख के आओगे और वो 2 में से भी 1 ही थोड़ा ठीक-ठाक लिखा होगा, तो नंबर कहाँ से मिलेंगे? दैट्स व्हाई जितना आप अपना टाइम देते हो दूसरे सब्जेक्ट्स को, उसका आधा भी आप ऑडिट को दे दो ना, तो ऑडिट की नैया तो ऐसे ही पार है। 50 से तो ऊपर ऐसे ही है, और थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो अब आप 60 आने ही है। क्यों नहीं आएंगे, मेहनत करोगे तो, राइट। ऑडिट इज जस्ट अ फोबिया, फोबिया बना के रखा है। ऑडिट सबसे इजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। ठीक है मैम, ज्ञानबाजी ज्यादा हो गई अब, ठीक है, वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। And in the next part, we will be studying about the business rationale for the significant transaction, and it will be important one. Don't skip that lecture. Business rationale for the significant transaction. So we are good to go to wind up the lecture, and have a good day. Keep revising the stuff, and if you have any doubt, just ping CN Chili Chan on Telegram channel or even the comment section of the YouTube. Bye bye.